कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है फीरो सिटी के पब्लिक स्क्वायर के यहाँ पे, जहाँ पे बेक्विंग यहाँ पे ताइशून को कहती है कि लगता है वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, पर वहाँ मुझे लगता है कि एक ट्रेजर है। तो ताइशून कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे है क्या। और ये होती है एक तलवार, जिसे देख के ताइशून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे फिर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार इस बार इस तलवार को कौन उठा पाएगा। 5 ग्रेट फैमिली में से आखिरकार कौन सा मेंबर होगा जो कि इस ट्रायल को पास कर पाएगा, पर किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। तब यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान कहता है, आखिरकार क्या ही बदल जाएगा अगर किसी ने उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया तो। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, पर आज तक कोई भी उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाया है। तो यहाँ पे बेक्विंग इससे पूछती है कि अंकल क्या वो स्वॉर्ड इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये कहता है कि हाँ, लगता है लड़की तुम बाहर की हो, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इस स्वॉर्ड के बारे में फीरो सिटी में हर कोई जानता है। ये स्वॉर्ड ऑफ ब्रेव है, जो कि एंशिएंट टाइम का एक वेपन है और 1000 साल से ये इसी जगह पे अटका हुआ है। काफी सारे लोगों ने ट्राई किया इसे निकालने का, पर कोई भी इस स्वॉर्ड को अब तक नहीं निकाल पाया है। और इतने साल बीत जाने के बाद मुझे लगता है कि अब वो लेजेंडरी ब्रेव मैन अब कभी भी नहीं आने वाला। तभी यहाँ पे बेक्विंग ताइशून से पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार तुम उस स्वॉर्ड को इतनी देर से क्यों देख रहे हो। तो ताइशून कहता है कि लगता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को कहीं पे देख रखा है पहले। कहानी फिर 5000 साल पहले जाती है, जहाँ पे हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये स्वॉर्ड ट्रेजर है हमारे फोर्ट स्वॉर्ड वैली का, और ये आपकी हेयर को सिर्फ छूते ही काट देता है। इसकी शार्पनेस काफी ज्यादा अच्छी है। ये स्वॉर्ड दूसरे स्वॉर्ड से काफी गुना ताकतवर है और इस स्वॉर्ड को मैं उसके मास्टर से मिलाने के लिए आया हूँ। साथ ही ये स्वॉर्ड ट्रांसफर हो जाती है असुरो ड्रैगन में और अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करती है। मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इस स्वॉर्ड को चलाने के काबिल और कोई भी नहीं है आपके अलावा। ताइशून फिर बेक्विंग को बताता है कि दरअसल ये मेरी स्वॉर्ड है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ग्रेट वॉर के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगी। बेक्विंग कहती है, क्या ये सचमुच तुम्हारी स्वॉर्ड है। ये कहता है कि हाँ, मुझे इसका नाम भी याद है, इस स्वॉर्ड का नाम है होलोंग। ताइशून फिर उस स्वॉर्ड को लेने के लिए जाने लग जाता है, पर यहाँ पे 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह को एंटर करने की। ये जगह सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटेस्ट फैमिली के लोग एंटर कर सकते हैं। बेक्विन फिर इन्हें कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें ब्रेव हीरो की तलाश है, ये वही ब्रेव हीरो है जो कि स्वॉर्ड को इस जगह से बाहर निकाल सकता है। ये लोग इनकी बात का विश्वास नहीं करते और इसके ऊपर हंसने लग जाते और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है ये कौन है, 1000 साल से इस स्वॉर्ड को कोई भी बाहर नहीं निकाल पाया है। लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जिसे लगता है कि कोई भी होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकता है। ये लोग फिर इन्हें बताते हैं दरअसल इन्हें स्वॉर्ड निकालने के लिए सबसे पहले ट्रायल ऑफ ब्रेव को पास करना पड़ेगा और उसके लिए इन्हें एक फैमिली की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ये स्वॉर्ड को बाहर निकाल पाएंगे। पर यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि ये दोनों तो 4 ग्रेटेस्ट फैमिली से लग नहीं रहे, लगता है ये काफी बड़े ट्रबल में आने वाले हैं। ये गार्ड फिर इनसे कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार फीरो सिटी के कौन से ग्रेटेस्ट फैमिली से तुम बिलोंग करते हो। अगर तुम किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो तुम इस ट्रायल में हिस्सा नहीं ले सकते हो, और इसका मतलब मुझे तुमसे तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे ताइशून कहता है कि अगर मैं 4 ग्रेट फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आखिरकार तुम दोनों मुझे कैसे रोकोगे। ये दोनों फिर इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे कैथरीन आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टीव फैमिली के कैसे इतनी बदतमीजी से बात करने की। ये दोनों फिर कैथरीन को कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था ये आपके फैमिली के गेस्ट है, हमें माफ कर दीजिए। वहीं पे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार स्टीव फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर से इस कंट्री बबकिन ने कांटेक्ट कैसे एस्टेब्लिश किया। कैथरीन फिर ताइशून से कहती है कि ताइशून क्या आप ट्राई करना चाहते हो स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए। ये कहता है कि हाँ, पर ये दोनों मुझे ये करने नहीं दे रहे हैं। कैथरीन इसे बताती है कि अगर फीरो सिटी के रूल से चले तो आपको ट्रायल को पास करना पड़ेगा ताकि आप क्वालिफाई कर सको स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए, और मुझे माफ करना, मैं इस रूल को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है। तो ताइशून कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का रूल हुआ। तभी बेक्विंग इसे कहती है कि तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस स्वॉर्ड को तुम्हारे अलावा कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। ये ट्रायल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें कुछ समय रुक जाना चाहिए और यहाँ पे लोकल मार्केट्स में दूसरे ट्रेजर्स को ढूंढना चाहिए, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। पर इससे पहले ये लोग जाते यहाँ पे कैथरीन ने कहती है कि दरअसल मैं मेंबर हूँ 4 ग्रेट फैमिलीज की, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर ला सकती हूँ, जिसके बाद तुम ट्रायल में हिस्सा ले सकती हो। ताइशून इसे पूछता है कि उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्या। ये कहती है कि नहीं, तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसके लिए भी एक लेटर लिख दो क्योंकि वो भी मेरे साथ है। तो ये कहती कि ठीक है। वहीं पे कैथरीन सोच रही होती है कि ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, कहीं इन दोनों का कोई रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है फीरो सिटी के बाहर घोस्ट वैली के यहाँ पे, जहाँ पे बेक्विन और ताइशून आ चुके होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी यहाँ पे एक लड़की कहती है कि सारे पार्टिसिपेंट्स लगता है आ चुके हैं ट्रायल के लिए, इसका मतलब अब मैं अनाउंस कर सकती हूँ यहाँ के रूल्स क्या है। ये फिर इन सबको बताते कि इस ट्रायल के लिए आपको घोस्ट वैली के एकदम अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको डीमन कोर्स को बाहर लाना है। डीमन कोर्स डीमन बीस्ट का सबसे महंगा ट्रेजर होता है और वो काफी ज्यादा हाई वैल्यू वाला होता है। होली चर्च ने डीमन बीस्ट के साथ डीमन कोर्स को
छोड़ रखा है जो कि ग्रेड 3 के है। ये लड़की रैंक बी की एक प्रीस्ट होती है और ये होली चर्च के लिए काम करती है। इसका नाम मेल होता है। मेल फिर इन सबको बताती कि कल 12 बजे तक जो भी डीमन कोर्स को यहाँ पे ले आएगा वो इस ट्रायल को पास कर लेगा। यहाँ पे फिर लोग बोलने लग जाते ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, ग्रेड 3 का डीमन बीस्ट, हम मारे जा सकते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे लगा था कि ट्रायल इससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसे लेवल तो ओनेसिस फैमिली काफी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये लड़का ओनेसिस फैमिली का होता है और उसका नाम काल होता है और उसका रैंक सी होता है। तभी यहाँ पे एक लड़का कहता है कि तुम्हें इतना घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रायल 3 साल में एक बार होता है और ये अगर इतना ही आसान होता तो यहाँ पे इतने कम लोग नहीं आए होते पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर तुम यहाँ पे फेल हो गए तो तुम्हारी फैमिली को बदनामियों का सामना करना पड़ेगा। और हम देखते हैं इसका नाम मेयर होता है और ये रैंक सी का हंटर होता है और ये डाउट फैमिली से होता है। यहाँ पे फिर लोग बात करने लग जाते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा जीनियस है, इन दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। टॉम फैमिली लीडिंग फैमिली है फेरो सिटी की, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ मेयर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या पता इस ट्रायल को पास करके उस स्वॉर्ड को बाहर भी निकाल दे। मेयर फिर काल की आंखों में देखते हुए कहता कि देखा ये लोग भी मानते हैं एक न्यूकमर की तरह मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। वहीं पे काल सोच रहा होता है कि ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मेरा, पर इसे इतना ज्यादा साहस नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि डीमन कोर को ऑप्ट इन करना तो सिर्फ शुरुआत होगी और वहां से जो जिंदा लौटेगा वही इस ट्रायल को सचमुच पास कर पाएगा। काल फिर यहाँ से जाने लग जाता है पर ताइशुन इसे देख के सोचता है कि लगता है कैथरीन ने इसके बारे में मुझे कुछ बताया था। दरअसल कैथरीन ने इसे कहा था कि ओनेसिस फैमिली हमेशा हमारी फैमिली से लड़ते रहती है और खासकर कि वो काल वो काफी ज्यादा क्रूअल है, वो किसी की बात नहीं सुनता है और जब तुम अंदर जाओगे तो उससे बिल्कुल भी लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये कहता है कि ठीक है मैं सब कुछ समझ गया। इनका ट्रायल फिर चालू हो जाता है जहाँ पे काल और मेयर आगे बढ़ने लग जाते हैं पर ये लोग देखते हैं इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक तरफ लाल कलर की रोशनी आ रही होती है और दूसरी तरफ पूरी तरह जड़ें फैली होती है। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो राइट का रास्ता चुनते हैं। वहीं पे यहाँ पे मेल कैथरीन से पूछती है कि आखिरकार तुमने उस इंसान को क्यों चुना जिसके पास 0 साइकिक पावर है, वो भी इस ट्रायल के लिए। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिरकार तुमने एक आम आदमी को इस ट्रायल में आने ही क्यों दिया? ये तो ऐसी हुआ कि तुम उसे डेथ के लिए भेज रही हो, तुम ये करके अपनी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दोगी। पर ये इसे कहती कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस उसकी विश पूरी करना चाहती थी। और हाँ, ताइशुन कोई आम आदमी नहीं है, उसकी ताकत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते और मुझे पूरा यकीन है वो इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा। और जितने भी लोगों से आज तक मैं मिली हूँ वो सबसे ज्यादा रिलायबल पर्सन है। वहीं पे हमें ताइशुन और बे क्वीन को दिखाया जाता है जहाँ बे क्वीन कहती कि जो कि हमें कैथरीन ने कहा था कि घोस्ट वैली काफी सारे एरियाज में बटी हुई है पर अभी हमारे सामने दो तरह के रास्ते, आखिरकार हमें किसे चुने? तो यहाँ पे ताइशुन कहता कि मुझे सोचने दो, जिसके बाद ये एक लकड़ी ले आता और कहता कि जिस भी डायरेक्शन में ये लकड़ी गिरेगी उस रास्ते में हम जाएंगे। तो यहाँ पे बे क्वीन इसे कहती है क्या तुम सचमुच सीरियस हो? ये कहता है कि हाँ, मेरे मेथड काफी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लकड़ी फिर राइट की तरफ गिरती है और ये लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद बे क्वीन इसे कहती है क्या तुमने कुछ सुना? ये कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो ये कहती कि मेरा इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक चीजें है, मुझे लगता है कि एक ईवल एनर्जी मेरे बलून्स को दबाया जा रहा है। वहीं पे ताइशुन सोच रहा होता है वो इसलिए क्योंकि तुम अपने बलून्स को टाइटली मेरे तरफ पुश किए जा रही हो। तभी बे क्वीन ताइशुन को कहती कि उधर देखो वहाँ पे कुछ है और ये लोग देखते हैं ये एक लड़की होती है जो कि हवा में उड़ रही होती है। इसे देख के ताइशुन इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे बे क्वीन उसे कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, आखिरकार तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो? ये घोस्ट वैली है, शायद से वो फीमेल घोस्ट होगी जो कि हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है। ताइशुन कहता है कि फीमेल घोस्ट क्या ये भी पॉसिबल है? ये क्लियरली एक नॉर्मल गर्ल है जो कि हमारे रास्ते में खड़ी हुई है। पर जब ताइशुन इसका चेहरा देखता है तो ये सचमुच फीमेल घोस्ट होती है। पर ताइशुन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो इसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है जिससे ये फीमेल घोस्ट मारी जाती है। बे क्वीन फिर कहती है कि लगता है यहाँ के डीमन बीस्ट ये फीमेल घोस्ट है, आखिरकार हमें इतना खतरनाक रास्ता चुनने की क्या जरूरत थी? पर ताइशुन इससे कहता है कि फीमेल घोस्ट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और आओ मेरी मदद करो इसके कपड़े उतारने में। ये कहती है कि कपड़े उतारने में तुम्हारा मतलब क्या है? बे क्वीन फिर सोचने लग जाती है कि अगर ध्यान से देखे तो इस फीमेल घोस्ट की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर इसके कपड़े इसने उतारे तो इसका मतलब ये कहीं वो चीज तो नहीं करना चाहता। तभी ताइशुन उस फीमेल घोस्ट के कपड़े उतार लेता और कहता है इसके कपड़े काफी अच्छे मटेरियल से बने हुए, अगर हम लार्ज अमाउंट में इसे बेचे तो हम काफी मुनाफा कमा सकते हैं। तो बे क्वीन कहती है तो तुम्हारा मतलब इससे था? तो ये कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या सोच रही थी? ये कहती है कि कुछ नहीं, जिसके बाद ये लोग और फीमेल घोस्ट को ढूंढने लग जाते हैं ताकि इनके कपड़े उतार सके। और वो रात घोस्ट वैली के फीमेल घोस्ट के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था क्योंकि जहाँ पे भी ताइशुन जाता वो सभी के कपड़े उतार लेता। वहीं पे हमें कुछ एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जिनके सामने एक हाथ आ जाता है और तभी इनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है और इसी के साथ उसके साथी भी होते हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कहानी दोबारा से ताइशुन के यहाँ पे जाती है जहाँ पे इनके
सामने एक और फीमेल घोस्ट आ जाती है जो कि कहती है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये तुम हार्ट ऑफ घोस्ट वैली तक आ पाए, ये काफी ज्यादा अनयूजुअल है, लगता है क्राई बेबी घोस्ट काफी ज्यादा लेजी हो चुकी है। ये ग्रेड 3 की डीमन बीस्ट होती है, इसका नाम ईवल पैंथम मेड होता है। ये फिर इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों को तो देख के लगता है कि तुम दोनों को खाने के बाद मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला। ताइशून कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा पेट भर पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हारे कपड़े तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले। ये फिर ऐसे कहती है कि तुमने अभी कहा मेरे कपड़े मेरे पास ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले, आखिरकार तुम्हारा उससे मतलब क्या था। ताइशून कहता है जो तुमने सुना वही है, लगता है तुम बिल्कुल भी इस चीज को नहीं समझ पाई। ये फिर ऐसे कहती है आखिरकार तुम जैसे इंसान की हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक पे मजाक उड़ाने की, लगता है तुम जीते जीते काफी ज्यादा थक चुके हो। जिसके बाद ये अपनी पावर्स का यूज करके ताइशून के ऊपर हमला कर देती है, पर ताइशून इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने कम बैट्स के साथ हरा सकती हो, लगता है तुम मुझे काफी हल्के में ले रही हो। तभी बे क्वीन इसके ऊपर हमला कर देती है और उसके बैट्स को जला देती है। तो ये कहती है तो तुम एक मैजिशियन हो जो कि मेरे बर्ड्स को जलाने के काबिल हो, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत है। बे क्वीन कहती कि मुझे लगा नहीं था इतने लंबे समय सोने के बाद मैं अपने मैजिक पे कंट्रोल कर पाऊंगी, पर लगता है मेरे मैजिक पे मेरा पूरा कंट्रोल है। ताइशून फिर कहता है कि मैं भी नहीं बता पाया कि आखिरकार तुमने उसके ऊपर हमला कैसे किया, तुम काफी ज्यादा कूल हो। ये कहती ये तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक थी। तो ये कहता कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ देता हूँ, तुम उसे मार सकती हो। बे क्वीन कहती कि नहीं उसे आप ही संभालो, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी ताकि उन बैट्स को मैं आपके रास्ते से दूर कर सकूं। वहीं पे वो खुद सोच रही होती है कि लगता है इन दोनों का दिमाग खराब हो गया, आखिरकार इन दोनों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि मुझे इग्नोर कर सके। ताइशून फिर इसके ऊपर हमला कर देता और कहता है कि जब आप लिटिल फॉक्स ने कह दिया है तो मैं तुम्हारे ऊपर अब बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाला, और ये इसके बलून को छूने ही वाला होता है पर ये बच जाती है। ये समझ जाती है ये इसके बलून को टारगेट कर रहा है। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम किस तरह के परवट हो, आखिरकार तुम मेरे बलून को छूने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं एक घोस्ट हूँ। ताइशून कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे बलून को नहीं टारगेट कर रहा था, दरअसल मेरा टारगेट तुम्हारे क्लॉज थे क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे और वो गंदे हो गए तो मैं उन्हें बेच नहीं पाऊंगा। तो इसी वजह से इससे पहले मैं तुम्हें हिट करूं मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में तुम्हारी मदद करना चाहता था ताकि वो गंदे ना हो जाए। ताइशून फिर अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करके इसके कपड़े उतार देता और उसी के साथ ही मारी भी जाती है। जिसके बाद बे क्वीन कहती है ये तो डीमन कोर है जिससे तुम इस ट्रायल को पास कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो फीमेल घोस्ट की बॉडी के अंदर था। तो ताइशून कहता है ये तो काफी अच्छा हुआ, हमने एक तीर से दो शिकार कर लिया। जिसके बाद यहाँ पे बे क्वीन कहती कि चलो अब हमें कोर भी मिल चुका है और हमने काफी सारी चीजें कलेक्ट भी कर लिया, हमें वापस चले जाना चाहिए। पर ताइशून कहता है इतनी जल्दी क्या, हमारे पास काफी समय है, घोस्ट वैली में अभी भी काफी सारे डीमन बीस्ट है, मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं पे हमें घोस्ट वैली के दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पे एक और बैटल अब चालू होने वाली है। हम मेयर को देखते हैं जो कि ग्रेड 3 के डीमन बीस्ट को मार के अब कोर को हासिल कर चुका होता है और ये कह रहा होता है कि मेरे लिए टास्क काफी ज्यादा आसान था। तभी यहाँ पे काल आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ग्रेड 3 के डीमन बीस्ट को हरा पाओगे और साथ ही साथ तुम्हें कोर भी मिल जाएगा डीमन बीस्ट का, तुम तो काफी ज्यादा लकी निकले। तो ये कहता है कि काल आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे मार के मेरा ट्रेजर छीनना चाहती हो। काल कहता है उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे मेयर देखता है कि इसके पास भी मैजिक कोर होता है। तो मेयर कहता है तो तुम मुझे यहाँ पे रॉब करने के लिए नहीं आए हो, तो इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो, पर क्या तुम इतने ज्यादा स्किलफुल हो कि तुम मुझे मार सको। तो यहाँ पे काल कहता है कि हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच फिर लड़ाई होनी चालू हो जाती है जहाँ पे मेयर कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम मुझे टक्कर दे सकते हो, पर तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते हो क्योंकि हम दोनों ही सी रैंक के हैं। तो ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हो, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे पास काफी सारे लोग हैं। तभी मेयर की गर्दन पे एक पॉइजनस एरो लग जाता है और वो पर्सन सामने आके कहता है कि मेयर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दूर आ पाओगे। मेयर कहता है कि तो वो तुम हो जो कि इसके साथ टीम अप करके मुझे मारना चाहते हो। वो पर्सन कहता है कि एक आम आदमी को भी सर्कमस्टेंसेस के सामने झुकना पड़ता है। ओनेसस के फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव काल काफी ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे दिन के दिन, मैं तो सिर्फ उसके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ ताकि मुझे डीमन कोर मिल सके। और हम देखते हैं ये वॉल्टन फैमिली का जॉन हान होता है जो कि डी रैंक का हंटर होता है। मेयर फिर कहता है कि तुम दोनों को पता भी है तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मेरी फैमिली तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करने वाली। पर काल कहता है कि आज जो कुछ भी घोस्ट वैली के अंदर हुआ उसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता चलने वाला क्योंकि मैं तुम्हें आज यही मार दूंगा। और ये ऐसे ही करता है, ये इसे मार देता है। वो लड़का फिर काल को कहता है कि यंग मास्टर मैं आपकी ऑलरेडी मदद कर चुका हूँ उसे मारने में और एग्रीमेंट के हिसाब से उसका कोर अब मेरा हुआ। काल कहता है ऐसा कुछ मैंने प्रॉमिस तो किया था, पर साथ ही साथ मैंने एक और चीज कही थी कि घोस्ट वैली के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाहर वालों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये लड़का कहता है कि आपका इस चीज से मतलब क्या है। तभी काल इसे मार देता है और वो कहता है कि मैंने अपने एक बड़े अपोनेंट को अब मार दिया और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं उस आदमी को छोड़ दूं जिसे इस बारे में सब कुछ पता है। तभी इसे एक जोरदार आवाज आती है और ये उसे सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। ये सोचता है कि ये तो काफी पावरफुल ब्रीड थी, आखिरकार ये किस तरह का डीमन बीस्ट है। ग्रेड 3 के डीमन बीस्ट को मैं इससे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है।
वहीं पे हमें कैथरीन और मेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कैथरीन मेल से पूछती कि सीनियर आखिर आपको क्या हुआ। ये कहते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये उस डीमन बीस्ट की आवाज नहीं थी जिस डीमन बीस्ट को चर्च ने रखा है। इसका मतलब कोई दूसरा डीमन बीस्ट जो कि बाहर का है वो टेस्ट ग्राउंड में आ चुका है। इस आवाज को तो सुन के लगता है कि ये डीमन बीस्ट ग्रेड 4 या उससे हायर लेवल का है। ग्रेड 4 के डीमन बीस्ट को हराने के लिए करीब आपको 3 बी रैंक के हंटर्स चाहिए होंगे और इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इस ट्रायल को अभी के अभी रोकना पड़ेगा। वहीं पे हमें ग्रेड 4 के डीमन बीस्ट गारगोइल को दिखाया जाता है और इसके सामने अब ताइशुन और बे क्वीन आ चुके होते हैं। यहाँ पे बे क्वीन कहती है कि ये डीमन बीस्ट दूसरे से मुझे काफी ज्यादा अलग लग रहा है, इससे पहले वो हमें देख ले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ताइशुन कहते कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, जो मैंने कहा था वो मैं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस घोस्ट वैली के सारे डीमंस को मार दूंगा और मैं वैसे ही करने वाला हूँ, मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ से जो कहानी है वो तो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलो ताकि मैं और ज्यादा वीडियोस ला पाऊं। और हाँ गाइस, पिछला टारगेट आपने काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया और हाँ मैं वीडियो भी ले आया हूं। और हाँ गाइस, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो का जो टारगेट है वो करीब 250 का होने वाला है। अगर आप इसे कंप्लीट करवा देते हो तो कल ही मैं इसका अगला पार्ट ले आऊंगा जिसमें और 5 चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज आप कर सकते हो तो कर देना ताकि मैं अगला पार्ट ले आऊं। और मैं दूसरे चैनल पे भी अभी कर रहा हूँ, उस पे वीडियो नहीं आई है। तो हाँ, आपके ऊपर है, अगर आप इसी रात को कंप्लीट करवा दे तो कल मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दोबारा एक और नई वीडियो दे दूंगा। बस इतना ही है। और उसी के साथ डीमन क्वीन एक्स हीरो वाला भी है, वो कल ही अपलोड होगा और ये भी कल ही अपलोड हो जाएगा अगर आप इसके 250 लाइक का जो टारगेट है वो खत्म कर देती हो, यानी कि कंप्लीट करवा देती हो। और हाँ गाइस, आप सभी का शुक्रिया इस सेकंड चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए। दिल से शुक्रिया गाइस, दिल से। आप सभी ने इस चैनल को भी सपोर्ट किया और साथ ही साथ इसके मानवास को भी आप देख रहे हो। मुझे पता है आपको ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और भी मैं काफी सारे एक्शन मानवास लाने वाला हूँ, एक्शन मानवास। जैसे कि आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था 9 हेवेंस को कंटिन्यू करने के लिए, तो जैसा कि मैंने कहा था मैं उस मानवा को भी लाऊंगा, पर मेरा एक टारगेट था 1000 व्यूज का, उसमें व्यूज ही कंप्लीट नहीं हो रहे। तो जैसे ही 1000 व्यूज कंप्लीट होंगे उसका अगला पार्ट मैं डाल दूंगा, अगर नहीं भी होंगे तो भी मैं डाल दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एडिट कर चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।